हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर से संबंधित प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के एसएसटी के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो हम इसके 5 सेट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, ठीक है। और ये मगध क्षेत्र में आधुनिक पटना और गया का क्षेत्र शामिल था। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? तो राजगृह इसकी राजधानी थी। क्या थी? राजगृह। बाद में इसकी राजधानी क्या बनी थी? तो पाटलिपुत्र बाद में इसकी राजधानी बनी थी। अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और राजधानी भी पाटलिपुत्र को बनाया था। किसने? उदयन ने, ठीक है। और एक प्रश्न और बनता है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे? अथर्ववेद में मिलता है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया है। पानीपत का प्रथम युद्ध सभी को पता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछ रहा है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का आपका द्वितीय युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध 1529 में किसके बीच हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के बीच आप कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। उसके बाद आपका आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध हुआ था। सारे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौट चलो या किस धर्म सुधारक का नारा था? यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इनकी पुस्तक पूछा जाता है, इनकी पुस्तक का नाम क्या? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। और इन्होंने गोरक्षा आंदोलन और शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। और हम बात यही कर लेते हैं राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और 1815 ईस्वी में ध्यान रखिएगा आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने किया था। और 1821 ध्यान रखिएगा 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का संपादन भी राजा राम मोहन राय ने किया था। केशव चंद्र सेन की बात करें तो केशव चंद्र सेन ने 1866 में ब्रह्म समाज से अलग होकर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? केशव चंद्र सेन ने। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? पूर्ण स्वराज की मांग यानी कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। और अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूछा जाता है ये अक्सर, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 19
1930 का दिन पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इस कब निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन में कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी स्वतंत्रता के तक जो है 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जब तक स्वतंत्रता नहीं मिली थी तब तक 26 जनवरी को क्या मनाया जाता, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। और इसी को याद रखने के लिए जो हमारा संविधान था इसलिए 26 जनवरी को लागू हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग की उस शैली की पहचान कीजिए जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया। कह रहा है पेंटिंग की उस शैली की पहचान कीजिए जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 75 का ऑप्शन हो जाएगा 3 राजपूत कला। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मराठा शैली है ये राजपूत कला और यूरोपीय चित्रकला से प्रभावित था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। कह रहा 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया था, तो विद्यार्थियों ने फहराया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर। कब फहराया था 11 अगस्त 1942 को। और इसी में ही आपका जो पटना के जिलाधीश थे डब्ल्यू जी आर्चर ने पुलिस को जो है गोली चलाने का आदेश दिया था जिसमें 7 छात्र मारे गए थे। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान शाखाओं में बटा किस बौद्ध संगीत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चौथी बौद्ध संगीत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चौथी बौद्ध संगीत जो हुई कहां पे थी, तो ये आपका कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके समय में हुई थी, तो कनिष्क के समय में हुई थी। किसके समय में, कनिष्क के समय में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। कौन, अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और हम यही अब चारों जो बौद्ध संगीत हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली आप ध्यान रखिए, पहली जो है कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पे, राजगृह में। किसके समय में, अजात शत्रु के समय। मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से रिवीजन करिएगा। दूसरी आपके कहां पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। किसके समय में, कालाशोक के समय में। कई बार बता चुका हूं मैं, बस रिवीजन करा रहा हूं। तीसरी बौद्ध संगीत कहां पे, तो पाटिलपुत्र में। किसके समय में, अशोक के समय में। चौथी कहां पे हुई थी, तो चौथी आपका कुंडलवन कश्मीर में। और किसके समय में, कनिष्क के समय में। चारों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और चौथी में ही आपका बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बढ़ गया था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई। पहली रेलवे लाइन किसके समय में, सभी को पता होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अच्छा, पहली रेल कब चली थी, पहली रेल आपका 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहां पे, कहां से कहां तक, तो बंबई से थाने के बीच में चली थी। लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं। देखिए ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न उठाया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमने रहने का कारण नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा कारण नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना ये जो है कारण नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो है एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, इसलिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे आखेटक। दूसरा कह रहा है अन्य जानवरों का पीछा करना जिस शिकार करते थे, ये भी आपका सही है। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करा, इसकी स्थापना सभी को पता कब हुई थी, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे।
अच्छा, उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय आपका डफरिन था, ये भी पूछा जाता है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। असहयोग आंदोलन की बात करें, कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसकी घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसी से आप मिला लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शायद आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त में जो कर वगैरह जो होता था वो किसकी, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? तो गांव के मुखिया की थी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? तो 1819 ईस्वी में। किसने, इसके जनक कौन माना जाता है? तो हाल्ट मैकेंजी को इसका जनक माना था। किसे? हाल्ट मैकेंजी को। और हम बात करें अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में से, और इसके जनक कौन माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका जनक माना जाता है। रैयतवाड़ी, तो इसमें किसान जो है डायरेक्ट कर जमा करते थे, तो इसके जनक किसे माना जाता है? तो कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो को माना जाता है। ये पॉइंट्स आप भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मुख्य उद्देश्य से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? कह रहा है किस उद्देश्य से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास की हेतु जो है अशोक ने धम्म का प्रचार किया। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम बात करें ये जो अशोक ने धम्म की परिभाषा जो ली थी, ये कहां से लिया था? तो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, राहुलोवाद सूत्र से लिया गया था। राहुलोवाद सूत्र से धम्म की जो है ये परिभाषा ली थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मिलान करना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक दिया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया था? 1829 में किया था। कई बार बता चुका हूं, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी प्रश्न आया था। ये लॉर्ड डलहौजी तो व्यक्तिगत सिद्धांत यानी हड़प नीति। लॉर्ड रिपन, इन्हें अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड कर्जन की बात करें, बंगाल का विभाजन इसी के समय में हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, इसी हिसाब से आप मिला लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कह रहा है कौन सा सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी कौन? एनी बेसेंट जुड़ी थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बता चुका हूं, राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। ठीक है, और थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी कौन थी? एनी बेसेंट जुड़ी थी। इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो मैडम हेलना तथा हेनरी स्टाली ऑलकॉल्ट ने जो है इसकी स्थापना की थी 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन भारत में 1893 में जो इसका कार्यभार किसने संभाला था? तो एनी बेसेंट ने संभाला था। अगर पूछा भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है कार्यालय कब खुला था भारत में? तो 1882 में इसका कार्यालय खुला था। 1893 में क्या होता एनी बेसेंट इसका कार्यभार संभाली थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी? कह रहा प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिसमें भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? ये आपका 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बांकीपुर जेल में। देखिए,
जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है जितने भी प्रमुख क्रांतिकारी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। और हम बात करें जयप्रकाश नारायण के, तो जयप्रकाश नारायण को किस जेल में? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था, बाद में यहीं से फरार हो गए थे। और महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? तो महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये, ठीक है, अक्सर मिलान करने के लिए पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्रम सजाना है। सबसे पहले कौन सा वंश आया था? तो सबसे पहले आपका गुलाम वंश। सबसे पहले कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करें हैं तो कब से कब तक? तो 1206 से लेकर 1290 तक कौन सा? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो आपका पहले तीसरा हो जाएगा, पहले आपका तीसरा हो जाएगा, इसी सब मिला लीजिएगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। और देख लेते हैं हम। उसके बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। इसमें नहीं दिया है, खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के कार्यकाल की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश, 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश आता है 1320 से लेकर 1414 और इसकी स्थापना किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। उसके बाद कौन सा? सैयद वंश, 1414 से लेकर 1450 तक कौन सा? सैयद वंश, इसकी स्थापना खिजर खान ने की थी। और उसके बाद कौन सा? लोधी वंश, 1450 से लेकर 1526 तक, 1526 तक लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ही आधुनिक बिहार का जो है जनक कहा जाता है। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक भारत का जनक किसे? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। इन्हें पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है। पत्रकारिता का जनक किसे? राजा राम मोहन राय को। भारत में पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने 1828 ईस्वी में किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि जो है दी थी किसने? अकबर द्वितीय ने दिया था। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो पुरंदर के नाम से पुकारा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं? आपका 10 मंडल। सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल में। इसके तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में जो है इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और इंद्र जो है किसके देवता थे? तो वर्षा के देवता थे। ठीक है, और ऋग्वेद में जो 250 सूक्त है वो इंद्र पर ही आधारित है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? विजयनगर के दरबार में कौन सा? तो ऑप्शन 3 अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। फारसी यात्री था ये। 1443 में देवराय द्वितीय के समय में आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में या जो है विजयनगर में यात्रा किया था इसने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? कह रहा वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा थी? तो बहुपत्नी प्रथा जो है ये उस समय थी। बाकी बाल विवाह नहीं था उस समय, सती प्रथा भी उस समय नहीं था। ये वैदिक युग की बात कर रहा है। ये सब तो जो है उत्तर वैदिक काल में आए थे, लेकिन बहुपत्नी जो है ये आपका वैदिक युग में था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का प्रयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। सभी को पता है। किसके समय में? अशोक के समय में। अच्छा, कलिंग का युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन प्राप्त होता है। उसके हम बात करते हैं
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनके कार्यकाल की तो बात करें 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी, ये गुप्त वंश से संबंधित थे। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य जो है ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पुरोहित थे, और इसकी सहायता से, इन्हीं की सहायता से 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित थे, और इसका राजअभिषेक, कनिष्क का राजअभिषेक 78 ईस्वी में हुई था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। और इसी जिसे आप शक संवत के नाम से भी जाना, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 322 ईसा पूर्व में, जो चाणक्य उन्हीं के समय में थे। तो आप सबसे पहले पुराने कौन हो जाएंगे? आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा किस में है देख लेते हैं। तीसरा आपका 2 में है, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका पहला, उसके बाद चौथा, उसके बाद आपका दूसरा। मैंने बता ही दिया, आप उस हिसाब से मिला लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत परिषद अधिनियम 1892। ये जो है प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये आपका सुमेलित है। बाकी मार्ले मिंटो सुधार जो है केंद्र में द्वैध शासन संबंधित नहीं था। केंद्र में द्वैध शासन संबंधित जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, वो आपका केंद्र में द्वैध शासन। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ये सांप्रदायिक प्रतिनिधि नहीं, ये आपका मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित था। सांप्रदायिक प्रतिनिधि पृथक निर्वाचन की बात की थी, मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया? उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया किसके लिए कहा गया था? तो आपका ये दिल्ली के लाल किले भवन के लिए कहा गया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और यह किसने कहा था? तो ये आपका कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने यह कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? ठीक है, देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रामानुज की बात करें तो इनके अगर जीवन की काल की बात करें तो 1017 से लेकर 1137। उसके बाद आपका नामदेव आते हैं 1270 से लेकर 1350 ईस्वी। चैतन्य की बात करें तो 1486 से लेकर 1534। उसके बाद तुलसीदास की बात करें 1511 से लेकर 1623 ईस्वी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न बना है। लगभग ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही पूछ रहा है? पहला कर आपका बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है, ये सही है। लोगों ने पहली बार जौ और गेहूं उगाना सीखा, ये भी सही है। कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य आपका मेहरगढ़ से मिलते हैं। उसके बाद वर्गाकार या आयताकार घर मिले तथा मेहरगढ़ में कई कब्रिस्तान भी पाए गए, ये भी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8वीं से 14वीं शताब्दी के राजपूतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन देखना है इसमें। पहला कह रहा, राजपूतों का नाम राजपुत्र से लिया गया है जिसका अर्थ किसी शासक का पुत्र होता है, ये सही है। दूसरा है, वे योद्धाओं के समूह थे जिन्होंने क्षत्रिय जात होने की हैसियत का दावा किया, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका, कवि और चारण राजपूतों का गुणगान करते थे, ये भी आपका सही है। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पूछ रहा है यहाँ पे। पहला कह रहा, शिवाजी के अष्टप्रधान का नेतृत्व पेशवा करते थे, ये बात तो सही है, लेकिन गलत पूछ रहा है यहाँ पे। मराठा सरदारों और प्रमुखों को भूमि राजस्व अनुदान दिया जाता था जिसे सरंजाम कहा जाता था, ये भी सही है आपका। तीसरा आपका, पेशवा का पद एक मराठा द्वारा सृजित पद था, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालय ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा एवं विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए। निम्नलिखित में से कौन से कदम नहीं थे? कह रहा 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा एवं विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए। निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। कम्युनिस्ट पार्टी पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लेता, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। यही आपका जो है क्या होता है सही नहीं है, ऑप्शन 2 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा रहा क्योंकि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था और केवल उसे आदेशों से ही इस प्रतिबंध को हटाया जा सकता था। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए, वापस नहीं लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? शीतोष्ण चक्रवात की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां से ज्योग्राफी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वातागर के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति का संबंध ध्रुवीय वातागरों से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हेतु दिए गए सिद्धांतों में वर्कनीज का ध्रुवीय वातागर सिद्धांत सर्वाधिक समान है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है? कह रहा है जीवों में से जो दिया गया है इसमें सर्वाधिक विविधता कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन 2, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें मिलान करना है। समुद्री धारा दिया और महासागर दिया, इससे अक्सर प्रश्न बनता है। अगुलहास की जलधारा ये किस महासागर की है? तो हिंद महासागर की है। और एल नोली धारा जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की है। और क्यूरोसियो की जलधारा ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर की है। और बेंगुला जलधारा ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार का कितना है? बिहार का जो है क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्या है? क्षेत्रफल है। इसमें ऑप्शन में नहीं है। और उसके बाद अगर झारखंड पूछे तो झारखंड का 79,719 लाख वर्ग किलोमीटर कहाँ का है? झारखंड का क्षेत्रफल है। अच्छा, बिहार जो है क्षेत्रफल के हिसाब से किस नंबर पे है? तो 12वां स्थान है बिहार का, 12वां, और जनसंख्या के आधार पर 3रा स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में अधिकतम नगरीकरण का स्तर है लगभग 34.9% है यहाँ पे नगरीकरण। बांग्लादेश की बात करें तो 25.1%, श्रीलंका की बात करें 15.1%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण हिमालय पर्वतमाला से उत्तरी हिमालय पर्वतमाला तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हिमाद्री, लघु हिमालय, शिवालिक। देखिए सबसे पहले कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपका कौन सा? महान हिमालय, जिसे आप हिमाद्री हिमालय कहते हैं। उसके बाद आपका लघु हिमालय, उसके बाद आपका शिवालिक श्रेणी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित बन रहा है। करा दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है किसे? तो यमुना नदी को कह रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी जो है कहां से निकलती है? तो ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से। और ये जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई की बात करें 1376 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे तराई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तराई प्रदेश भाबर प्रदेश के दक्षिण भागों में मिलता है। अत्यधिक आर्द्रता के कारण यह दलदली क्षेत्र है। भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां यहाँ पुनः आकर क्या हो जाती हैं? सतह पर आ जाती है। भाबर क्षेत्र क्या होता था? यहाँ पे ये कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद तराई क्षेत्र में नदियां क्या होती है? ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रायः विस्फोटक नहीं है? करा कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवाईयन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार अत्यंत शांत होता है क्योंकि लावा तरल एवं क्षारीय होता है, जिससे यह दूर तक फैलकर जमा हो जाता है। ज्वालामुखी शंकु कम ऊंचाई व कम दूर तक फैला हुआ होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें मिलान करना है। स्थल रूप दिया और प्रक्रिया दिया है। निंक पॉइंट का निर्माण तो आपका हो जाएगा पुनर्युवन। और घोल रंध्र की बात करें तो ये आपका कास्ट हो जाएगा। और अधिकृत भूकंप सभी को पता है, जलोढ़ नदी। ठीक है, इसी हिसाब से मिला लीजिएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने? तो लाप्लास ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया था इन्होंने यह? तो ये दिया था 1796 में यह परिकल्पना दिया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापने वाली स्थलाकृति मानचित्रों में कृषि क्षेत्रों को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? किस रंग का प्रयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र के लिए? तो पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर। देखिए, गहरे भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए? पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। गहरे भूरे रंग का किसके लिए? पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। और हल्के भूरे रंग के किसके लिए? तो पठारी क्षेत्र के लिए हल्का भूरा रंग। पीले रंग मैदानी भागों के लिए, और हरे रंग जो मैदानी भाग वही कृषि समझ लीजिए, और हरे रंग का प्रयोग जो है वनों के लिए। अब पीले रंग का प्रयोग और किसके लिए भी किया जाता है? घास के मैदान के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भूगोल मिलान करना है भूगोल विदों के नाम और राष्ट्रीयता। राइट जेल ये कहाँ के? जर्मनी के थे। और शैम्पुल की बात करें तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और डेडली स्टैंप ये किस देश से? तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन। और ब्लांस जो है फ्रांस थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी सुमेलित नहीं पूछ रहे, ध्यान रखिए, इस पे जरूर फोकस करिएगा आप लोग। 114 की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोलकाता भूमतापी ऊर्जा केंद्र नहीं, यह आपका जो है सुमेलित नहीं है। बाकी भावनगर में ज्वारी विद्युत परियोजना, भावनगर कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात में। कोयना जल विद्युत परियोजना, ये कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित? ये प्रश्न आ चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, CWG से। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित या नहर द्वारा सिंचाई? तो आपका हो जाएगा भोजपुर क्षेत्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिणी दोलन कहते हैं, तो दक्षिणी दोलन जो है किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रशांत महासागरी एवं वायुभार एवं हिंद महासागरी वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्करिक विवाद है, सर्करिक विवाद सभी को पता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्करिक गुजरात के कच्छ क्षेत्र में दलदली क्षेत्र है, गुजरात में है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? मिशिगन झील के दक्षिण में कौन सा? तो आपका हो जाएगा शिकागो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में 5 झील है। कौन कौन से है? आपका सुपीरियर झील है, उसके बाद मिशिगन है, उसके बाद ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो। ये 5 झील का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? कह रहा है पृथ्वी को निकटतम दूरी, पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो निकटतम दूरी को क्या कहा था? उपसौर कहा जाता है। और उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को क्या होती है? उपसौर की घटना होती है। कब? 3 जनवरी, ध्यान रखिएगा। और अच्छा, सबसे दूर जब होती है तो क्या कहा जाता है? उसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर की घटना कब होती है? तो ये 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। तो इसमें निकटतम पूछ रहा है, तो उपसौर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 उपसौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें मिलान करना है 121 में। इसमें भी जनजाति दी है और राज्य दिया है। कुकी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये मणिपुर में पाई जाती है। बकरवाल कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। मोपला विद्रोह आपने सुना होगा, 1921 में हुआ था, ये केरल में, केरल जनजाति है। डाफर आपका ये गुजरात में पाई जाती है। देखिए, डाफर गुजरात, एक है डाफला, डाफला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और डाफर गुजरात में पाई जाती है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, कृषि के प्रकार दिए हैं और कृषि संबंधित क्षेत्र दिए। ठीक है, स्थानांतरित कृषि यानी झूम कृषि जिसे कहते हैं आप, ये आपका कहाँ पाई जाती है? तो असम के बागानों में, यानी नागा पहाड़ी,
पूर्वी पूर्वोत्तर भाग में नागा पहाड़ी। जीविका की बात करें तो जीविका के लिए खेती का आपका गंगा के डेल्टा में होती है, जैसे बिहार वगैरह उत्तर प्रदेश वगैरह में जीविका के लिए होती है। वाणिज्यिक खेती की बात करें तो ये आपका अमेरिका का प्रदेश यानी व्यापार करने के लिए। रोपण कृषि कौन सी है तो असम के बागान। रोपण कृषि में आपका चाय गन्ना ये सब आते हैं, कॉफी ये सब का रोपण में आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा। अला भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म जो है तंबाकू का प्रमुख उत्पादन है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे, ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। अला जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है अंश, तो इसका अंश होता है बढ़ता जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है वैसे राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र क्या होता है अंश बढ़ जाता है। देखिए कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है बता चुका हूं मैं। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि संबंधित जो आते हैं सभी आते हैं, जिसमें पशुपालन आता है, खनन वगैरह सब आपका इसी में आते हैं। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण आता है। तीसरे क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है, यानी बैंकिंग, परिवहन, यातायात, ये सबका आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। दोस्तों एनसीईआरटी से संबंधित हमने दृष्टि पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसको आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी से सारे प्रश्न आपके बनते हैं। ये इसमें जो कई सारे प्रश्न हैं सब उसी से उसमें आपको मिलेंगे, तो एक बार वो आप लोग जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। अगर आप पृथ्वी की स्थिति के संबंध में कौन सा सत्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए पूछा जाए कक्षीय तल से कितना, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगर जो कितने अंश झुकी है तो 23.5 अंश झुकी है, ठीक है। और कोण कितना बनाती है अपने कक्ष से कक्षीय समतल से, तो 66.5 डिग्री का, ठीक है। अलग खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में चैप्टर ही आपका खाद्य सुरक्षा इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। यही आपका खाद्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी से आशय क्या है, ये भी एनसीईआरटी से संबंधित है। ये छिपी हुई बेरोजगारी से आशय क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी आप क्या कहते हैं, इससे ही आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपका कृषि क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। ये होता क्या है, तो ये जैसे कि कोई काम है उसको 5 आदमी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए 10 आदमी लगे पड़े हुए हैं। देखिए तो अगर 10 में से 5 हट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्पादकता में। वही आपका है, जैसे आपने घर परिवार में देखा होगा कि खेती करने के लिए 2-3 बंदों की जरूरत होती है, लेकिन उसमें सभी परिवार के लोग उसमें लगे रहते हैं। तो यही आपका क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पादकता शून्य होती है। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1988-89 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मिलान करना है। टिहरी बांध कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे, नर्मदा नदी गुजरात में। तुंगभद्रा ये आपका कर्नाटक में, और हीराकुंड जो है उड़ीसा महानदी पर है, सभी सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, करा कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाहों को क्या कहते हैं, अफवाहों को अलग करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो कह रहा है यदि
एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा? तो इससे आपका स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए संविधान के आर्टिकल 19(1) जी के तहत सभी नागरिकों को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि सभी को वृत्ति या उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसे कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें एक नहीं है? कह रहा मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम की बात कर रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है इसमें कौन सा एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये इसका कोई जो है प्रभाव नहीं है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो मिड डे मील योजना थी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? करा किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर। आर्टिकल 37 के अनुसार ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। देखिए, जैसे अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय चले जा सकते हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यही बात कर रहा है। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 37 में। और हम बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करें 36 से लेकर 51 में, और कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से या लिया गया है, और यह कल्याणकारी राज्य की बात करता है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 3 इसका राइट आंसर। मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को हतोत्साहित करना, ये जो है आपका आर्टिकल 51 में नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 51 क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। ठीक है, आगे बढ़ते। भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? मसविदा तैयार नहीं, प्रारूप समिति की बात कर रहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त जो है 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा, पूछा जाए इसमें कितने सदस्य? 6 सदस्य। देखिए, टोटल पूछा जाए तो अगर पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा जो है कितने सदस्य? 6, और अगर इनको साथ में लिया जाए तो कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अला भारत के उपराष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्ति की बात कर रहा है, किस देश से लिया गया है? तो ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से आपात है हमारे यहाँ? तो आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में आपका क्या है? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 में आपका क्या है? वित्तीय आपातकाल है। बता चुका हूं कई बार, कल के सेशन में भी बताया था। कहा कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? अर्ध संघात्मक ढांचा कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया? मैं कई बार बता चुका हूं, ये एनसीईआरटी में भी है, कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारी की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के आधार जो कब हुआ था? ये आपका 1978 में। इसी के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। पहले आर्टिकल 31 में था और 19 का में भी था ये, और इसे हटा दिया गया। अब इसे हटाकर आर्टिकल 300A में से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल अधिकार कितने? 7, वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है, संसद के दोनों सदनों को है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर है। और महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है। ठीक है, अलावा निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से क्रम दिया है, तो हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3, फखरुद्दीन अली अहमद। ये कब बने थे? तो ये आपका
1974 से 1977 तक जो है क्या थे, राष्ट्रपति थे। उसके बाद ज्ञानी गैल सिंह की बात करें, ये आपका 1982 से लेकर 1987 तक थे। और आर वेंकट रमन की बात करें तो ये आपका 1987 से लेकर 1992 तक थे। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा की बात करें 1992 से लेकर 1997 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके अनुसार विकल्पों में से कौन सी दो शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन है? देखिए ये भी आपका एनसीईआरटी से उठाया गया है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं दृष्टि पब्लिकेशन की जो एनसीईआरटी की बुक का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं उसमें चैप्टर वाइज है प्रश्न है, तो चैप्टर वाइज प्रश्न है तो आप जरूर देखिए एक बार। ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी वो सीरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके अनुसार विकल्पों में से कौन सी दो शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। निर्वाचित होने पर पानी की समस्या के समाधान का वादा, सॉरी एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 1 और 2 इसका राइट आंसर, 1 और 4। देखिए करा है कि इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कौन सा कर रही है। ठीक है, उम्मीदवार घरेलू उपयोग की वस्तुओं का वितरण करता है, तो ये आपका किसका उल्लंघन है? आचार संहिता का उल्लंघन है। निर्वाचित होने पर पानी की समस्या के समाधान का वादा करना, वादा, ये जो है आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। और घर घर जाकर मतदाताओं से मिलना और उनके मतदान करने का अनुरोध करना, ये आपका जो है नहीं है, ये भी नहीं है। अगला, समर्थन पाने के लिए जाति और धर्म के आधार पर अपील करना, ये आपका क्या है? आचार संहिता का उल्लंघन है। पहला और कौन सा? चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आचार संहिता का उल्लंघन। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े? ये तो काफी कॉमन प्रश्न है, मैं कई बार बता चुका हूं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। किस संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम के ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया। ये 1965 नहीं होगा, 1964 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो ये किस संविधान संशोधन? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा यह समाप्त किया गया था। यह कब हुआ था? 1971 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं? निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3। उम्मीदवारों का चयन करना ये आपका निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये सब किसका कार्य है? तो ये आपका चुनाव करवाना और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, ये सब किसका? निर्वाचन आयोग का कार्य है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साप्ताहिक बाजारों के लिए सही नहीं? साप्ताहिक बाजार के लिए कौन सा सही नहीं पूछ रहा था? ऑप्शन 2। साप्ताहिक बाजारों में दुकानें अस्थायी होती हैं। देखिए अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। सप्ताह में एक दिन लगती है, जैसे आपने सुना होगा सोमवार बाजार, मंगलवार, जो हफ्ते में एक दिन की बाजार लगती है वही आपका है ये। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा कथन सही नहीं? ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चोट शारीरिक हानि का कारण बन सकता है, ये आपका सही नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकात्मक सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अच्छा, एकात्मक सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? एकात्मक सरकार की बात कर रहे हैं, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार के पास स्वयं की ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? सिक्किम को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। और कब हुआ था? ये आपका 1975 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है? तो महाभियोग प्रक्रिया किसमें नहीं लगती है? ऑप्शन 2, उपराष्ट्रपति को हटाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? भाग 9 के अंतर्गत कौन सा आता है? तो आपका हो जाएगा पंचायत
पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 29 विषय शामिल है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।